हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी लगातार कर रहे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लूम एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। देखो, हम पढ़ रहे थे कि जो हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है, ऑथेंटिक पुस्तक है, जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की है, हम वो पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने 1-2 क्लास ले भी चुके हैं हम इसकी, और आगे हम इसी कड़ी में आगे वाली जो क्लासें हैं हम वो लेंगे। देख लेना, ऑथेंटिक बुक है। इसका ये फ्रंट पेज है, मैंने इसको ये वैसे बाइंडिंग करवाया हुआ है, और ये इसका फ्रंट पेज है। ये इसके राइटर हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। ठीक है, इसकी हमने विषय सूची भी आपको दिखा दी थी, और उसी में हम चल रहे थे भाषा, और भाषा में हमने इसे पढ़ा था। देखो, इसी के सामने मैं आपको दिखा देती हूँ। एक क्लास हमारी हो चुकी थी भाषा से। भाषा नामक एक टॉपिक है, भाषा नाम से एक टॉपिक है इसका। ये हमने भारतीय विद्वान और ये हमने पाश्चात्य विद्वान, यहाँ तक हमने पढ़े थे। आगे हम चलते हैं विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। देखो, यहाँ से हम आज की क्लास शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूँ, ये ऑथेंटिक बुक है और इसमें कोई अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। जो ऑथेंटिक राइटर हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑथेंटिक सोर्स मानती है, वही पुस्तक है ये। और सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की पुस्तक। इसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही नोट्स के रूप में है। इसमें ज़्यादा वो ऐसे नहीं दे रखा कि आप इसमें नोट्स बना सकते। ये पहले से ही ऑलरेडी नोट्स के रूप में है। लाइन टू लाइन है और शॉर्टकट वाली भाषा है। छोटी सी पुस्तक है, ज़्यादा पेज नहीं है, 450 के आसपास इसके पेज है। हम इसको जल्दी कवर कर लेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो भी जल्दी कवर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें सारे टॉपिक हैं, इसमें साहित्य भी है, काव्य शास्त्र भी है, वो भी हम देख लेंगे। चलो, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपनी अपनी क्लास लेते हैं। यहाँ से आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मेरे को पहले एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ मैं यहाँ से। हाँ, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको और भी कुछ क्लास चाहिए तो कमेंट में बता देना, कैसी क्लास आपको लगती है और क्या क्या मैटर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपने अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताना। देखो, ये है इसका अगला पार्ट, विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। विश्व में कौन कौन सी भाषाएं हैं, उनका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। तो ये यहाँ तक शायद हमने पढ़ लिया था, लेकिन हम फिर से एक बार क्लास करते हैं। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या 3000 मानते हैं। संसार की भाषा के 2 प्रकार के वर्गीकरण हैं, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। संसार की जितने भी भाषा है उसके 2 वर्गीकरण किए हैं, एक में आकृतिक मूलक वर्गीकरण है, एक में पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। आकृतिक मूलक जो वर्गीकरण किया है उसके अनेक नाम है। रूपात्मक भी है, रचनात्मक भी कहते हैं उसको, व्याकरणिक, वाक्यात्मक भी कहते हैं, पदात्मक भी कहते हैं और पदाश्रित भी कहते हैं। ये आकृतिक मूलक वर्गीकरण के अनेक नाम हैं। वाक्य रचना एवं रूप, रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया गया है, वाक्य की जो रचना है, उनका जो रूप है, उसके आधार को मानकर जो वर्गीकरण किया गया है उसे आकृतिक मूलक वर्गीकरण करते हैं। आकृतिक मूलक वर्गीकरण किसे कहते हैं? जो वाक्य की रचना एवं रूप यानी पद रचना के आधार पर जो आधार मानकर जो वर्गीकरण किया है उसे हम आकृतिक मूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृतिक मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। आकृतिक मूलक जो भाषाएं हैं विश्व की, उनका वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा मार्केट की बुक में। मार्केट की जो बुक देखोगे उनमें ये बातें नहीं मिलती हैं। तो ऑथेंटिक तो है ही। चलो आगे बढ़ते हैं। आकृतिक मूलक जो वर्गीकरण किया है उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं हम ये भी देखेंगे, और उसका चार्ट देख लो, अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें चार्ट दिया हुआ है, देखो यहाँ से। आकृतिक मूलक वर्गीकरण का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी भाषा है, भाषा के भी 2 रूप कर दिए, अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक और योगात्मक 2 हो गए। अब योगात्मक के भी 3 पार्ट कर दिए। देखो, देखो ये रहा
आपको दिख रहा है, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और परलिष्ट। अश्लिष्ट, श्लिष्ट और परलिष्ट, ये तीन भाग योगात्मक के हो गए। अश्लिष्ट में कौन कौन से हैं? पूर्व योगात्मक, योगात्मक तो है, इससे पूर्व, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। अश्लिष्ट में कौन? देखो पहले अयोगात्मक और योगात्मक। योगात्मक के तीन पार्ट, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और परश्लिष्ट। फिर अश्लिष्ट के चार पार्ट कर दिए, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। श्लिष्ट के देखो एक पार्ट, इसके दो पार्ट बनाए, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी में दो बना दिए, संयोगात्मक और वियोगात्मक। बहिर्मुखी के भी दो बना दिए, संयोगात्मक और वियोगात्मक। बहुत आसान है। परश्लिष्ट में क्या बनाया? पूर्ण परश्लिष्ट और आंशिक परश्लिष्ट। दो पार्ट इसके, दो इसके और चार इसके, यानी 8 पार्ट हो गए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि योगात्मक में कौन सा नहीं है, अश्लिष्ट में कौन सा नहीं है, अंतर्मुखी, बहुर्मुखी, परश्लिष्ट, पूर्ण परश्लिष्ट, पूर्व योगात्मक, इसमें से एक, 3 इसके दे देंगे ऑप्शन, एक इसका दे देंगे, या फिर 2 ऑप्शन ये दे दिए और पूछ लेंगे कि किसके भेद है। ठीक है, ऐसे भी आता है, अंतर्मुखी और बहुर्मुखी कौन से योगात्मक के भाषा, कौन से उसके प्रकार हैं भाषा के, तो ऐसे भी पूछ लेते हैं। देखो चार्ट अच्छी तरह से दिख रहा होगा आपको, हो गया ना। फिर से देख लो एक बार, भाषा का अयोगात्मक और योगात्मक। योगात्मक के 3 पार्ट बना दिए, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और परश्लिष्ट। फिर अश्लिष्ट के 4 पार्ट बना दिए, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। और श्लिष्ट के 2 बना दिए, एक अंतर्मुखी और एक बहुर्मुखी, दोनों में संयोगात्मक और वियोगात्मक भी बना दिए। ये इसको भाग हो गए। परश्लिष्ट में देखो पूर्ण परश्लिष्ट और आंशिक परश्लिष्ट, ये हो गए आकृतिक मूलक के। अब देखो आकृतिक मूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं उदाहरण। आकृतिक मूलक भाषा कौन कौन सी होती है, उनको पहचानते कैसे हैं, उनके उदाहरण कैसे हैं, ये भी देख लो। देखो सही है ना यहाँ तक? देखो अयोगात्मक भाषा, अयोगात्मक भाषा किसकी? आकृतिक मूलक की है ना, अभी हमने पढ़ा था अयोगात्मक और योगात्मक। तो अयोगात्मक भाषा है, इसको हम क्या कहते हैं? एक अक्षर होता है, निरअव्यय होता है या स्थान प्रधान भाषा। अयोगात्मक भाषा किसको कहते हैं? जिसमें एक अक्षर होते हैं, अवयव नहीं होते, स्थान प्रधान भाषा होती है। देखो इसमें इसकी विशेषता है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता। भाई पहले इसका नाम लिखा हुआ है अयोगात्मक, तो अयोगात्मक पता होना चाहिए ना हमें। इसमें क्या कर रहा है कि प्रकृति और प्रत्यय तथा अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। देखो वाक्यात्मक नहीं है, ये शब्दात्मक है, स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। इसमें अर्थ का और संबंध का कोई संयोग नहीं होता, प्रकृति और प्रत्यय का भी कोई संयोग नहीं होता। जैसे चीनी, जैसे तिब्बती, बर्मी, सुदामी। अब इन शब्दों को देख लो, अलग अलग कर लो, ची और नी। क्या इनका कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता। बर्मी का देख लो, कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता। ये अयोगात्मक भाषाएं हैं, एक ही अक्षर है, ये एक साथ बोले जाने वाले शब्द है। दूसरी भाषा हमने पढ़ी थी अयोगात्मक के साथ योगात्मक। योगात्मकता के हमने 3 भेद किए थे, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और परश्लिष्ट। तब योगात्मक भाषा किसे कहेंगे? देखो इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। भाई योग दे रखा है तो पहली बात है संयोग तो होगा ही, इसमें आराम से पहचान लोगे। यह प्रत्यय प्रधान भाषा है, यह प्रत्यय प्रधान भाषा है। ये किसकी है? अश्लिष्ट की है। देखो अश्लिष्ट में हमने पढ़े थे 4, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक और अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। अंत योगात्मक हो गए ना 4, पूर्व, मध्य, अंत और पूर्वांत, ये हमने अभी पढ़े थे। तो देखो योगात्मक हमने पढ़ लिया, प्रकृति और प्रत्यय में संबंध होता है, अर्थ तत्व और संबंध तत्व का भी संयोग होता है। अब उसका एक पार्ट है अश्लिष्ट योगात्मकता का। तो योगात्मक का अश्लिष्ट वाला, अश्लिष्ट किसको बोलते हैं? ये देखो यह प्रत्यय प्रधान भाषा है। अश्लिष्ट के बारे में बताया, यह प्रत्यय प्रधान भाषा है। इसके 4 पार्ट बनाए थे हमने, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक।
तो पूर्व योगांत का मतलब क्या है, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है। प्रत्यय प्रधान तो बता ही दिया, प्रत्यय जो है वो कहाँ लगता है, प्रकृति के पूर्व में लगता है। मध्य योगात्मक का मतलब इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है। मध्य का मतलब होता है बीच में लगता है। अंत योगात्मक तो हो गया, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में लगता है। भाई अंत होगा तो अंत में ही जोड़ा जाएगा। पूर्वांत का मतलब होता है इसमें प्रकृति के पूर्व। देखो पूर्वांत में से साफ हो रहा है, पूर्व भी है और अंत भी है, ठीक है। इसमें प्रकृति, देखो इसमें दोनों दे रखे हैं, अंत योगात्मक का होगा प्रकृति के अंत में, और पूर्वांत योगात्मक का मतलब हो गया इसमें प्रत्यय प्रकृति के पहले भी लगता है और अंत में भी जो लगता है। पूर्व और अंत दोनों जुड़े हुए हैं पूर्वांत, इसका मतलब पहले भी पूर्व और अंत, इसको जो सबको तोड़ोगे तो पूर्व और अंत दोनों आएंगे, तो दोनों जगह जोड़े जाते हैं। जो प्रत्यय हैं वो प्रकृति के पहले भी जोड़े जाएंगे और अंत में भी जोड़ते हैं। ये इनके उदाहरण हैं। असलिस्ट के तुर्की हो गया, पूर्व योगात्मक काफिर, जुल्लू, संथाली, कन्नड़, मफोर, ये पूर्वांत का हो गया। ये इसके उदाहरण हैं। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो, और मैं एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, कभी कहीं से भी बना सकता है, ऐसे भी नहीं कह सकते कि आएंगे नहीं, हमें तो सब तरह तैयार रहना है। देखो श्लिष्ट, एक था अश्लिष्ट, दूसरा था श्लिष्ट और तीसरा था परश्लिष्ट, तो ये दूसरा हो गया श्लिष्ट। इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले हुए हैं, यानी प्रकृति का और प्रत्यय का जो संबंध है वो घनिष्ठता वाला है, इनकी बॉन्डिंग अच्छी है। श्लिष्ट में दो पढ़े थे, एक अंतर्मुखी और एक बहुर्मुखी। तो अंतर्मुखी वाला देखो, इसमें प्रकृति व प्रत्यय बीच घुल मिल जाते हैं, इसमें प्रकृति व प्रत्यय बीच में घुल जाते हैं। अंतर्मुखी का मतलब कि बीच में घुल जाते हैं। संयोगात्मक और वियोगात्मक दो पढ़े थे, तो इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता। संयोगात्मक मतलब कि जो है उसी से काम चल जाता है, अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता। वियोगात्मक में इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है। ये दोनों श्लिष्ट भाषा की विशेषताएं हैं जो अंतर्मुखी में आती हैं। बहिर्मुखी क्या है, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगते हैं। इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत या बाद में लगते हैं, ये बहिर्मुखी की विशेषता है। और ये विशेषता क्या थी उसकी, पूर्व और अंत में। तो पूर्वांत हो गया, और अंत वाला था ना, हमें अभी पढ़ा था, इसमें क्या बोलते हैं, योगात्मक भाषा का जो अश्लिष्ट डेफिनेशन उसमें भी यही पढ़ा था। तो बहिर्मुखी भी वही हो गया, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में जोड़ते हैं, लगते हैं। संयोगात्मक इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। वियोगात्मक होता है इसमें जो प्रत्यय है वो प्रकृति से अलग लगाया जाता है। ये दोनों भेद हो गए अंतर्मुखी और बहुमुखी श्लिष्ट भाषा के। योगात्मक जो भाषा है उसका पार्ट है श्लिष्ट, सेकंड वाला, उसके ये भेद है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। आगे चलते हैं परश्लिष्ट। यह समास प्रधान भाषा है, ये याद रखने वाली बात है। परश्लिष्ट है, ये समास प्रधान भाषा है। इसके दो हो गए, पूर्ण अश्लिष्ट और आंशिक परश्लिष्ट, दो भेद थे। तो देखो पूर्ण में क्या होता है, यह पूर्ण समास प्रधान भाषा है, यानी पूरी तरह से समास प्रधान भाषा है। आंशिक में ये है, ये अंशतः समास प्रधान भाषा है, इसमें थोड़ा सा अंश होता है। और ये इनके उदाहरण देखें, अरबी, हिब्रू, संस्कृत। कौन कौन सी आंशिक परश्लिष्ट में कौन सी भाषा आती है, बास्क आती है। पूर्ण में चेरोफी आती है, ये कोई भाषा का नाम है। वियोगात्मक में हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, बांग्ला आती है। संयोगात्मक में संस्कृत आती है। इसमें अंतर्मुखी में देख लो, अरबी आती है संयोगात्मक में, और वियोगात्मक आती है हिब्रू। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो आगे चलते हैं। ये हम एक हमने पढ़ा था आकृतिक मूलक वर्गीकरण, एक हमने पढ़ा था पारिवारिक वर्गीकरण। तो यहाँ तक हमारा आकृतिक मूलक वर्गीकरण हो चुका है। दूसरा भाग था पारिवारिक वर्गीकरण भाषा का। तो पारिवारिक वर्गीकरण का मतलब होता है कि जो वंश से, भाई जैसे हम आज के जो बंदे हैं, जो आज हम प्रेजेंट हैं,
हमारा भी कोई वंश है, हमारे पापा दादा परदादा ऐसे करके। तो भाषा का भी कोई वंश होता है। पारिवारिक वर्गीकरण में ये होता है कि ये अपने किसी एक भाषा से चल के आगे बढ़ती जा रही है। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक एवं या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। कि हमने पहले पढ़ा था कि संस्कृत, पहले ऋग्वेद में जो संस्कृत भाषा थी, फिर पाली प्राकृत जो भी आती रही, अपभ्रंश वगैरह, तो ये एक पारिवारिक वर्गीकरण है। तो इसमें देखो, पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। जब हम पारिवारिक भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं, भाषा का पारिवारिक दृष्टि से या परिवार की दृष्टि से कि इस भाषा का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ है, इसका जन्म कैसे हुआ है, जब हम ये वर्गीकरण करते हैं तो पता चलता है कि इसमें बातें ध्यान रखने लायक हैं। एक तो रचना तत्व उसका कैसा है, एक अर्थ तत्व कैसा है। रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों को ध्यान में रख के वर्गीकरण करते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण की एक विशेषता तो ये है। दूसरा ये है, पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। इतिहास को आधार बनाया जाता है कैसे? जैसे संस्कृत से कौन कौन सी भाषा निकली, प्राकृत, पाली, ऐसे करके अपभ्रंश आई, फिर हिंदी आई, हिंदी में भी कितने भेद हो गए, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ऐसे करके। तो इसमें है पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार नहीं बने। एक तो पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। ये 6 आधार हैं पारिवारिक वर्गीकरण के। पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में कि भाषा के कितने परिवार हैं, उनकी संख्या कितनी है, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विलियम फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है कि 13 परिवार हैं। किसने माना? विलियम फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी। फ्रीडिश वुलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। देखो, पारिवारिक जो वर्गीकरण है उसमें बता रहे हैं कि भोलानाथ तिवारी और हुम्बोल्ट तो ऐसे कह रहे हैं कि 13 परिवार हैं, जबकि फ्रीडिश वुलर ने क्या कहा, इसकी संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी गई है। भाई, किसी ने 13 बताई, किसी ने 100 बताई, लेकिन जब लास्ट तक जो फाइनल डिसीजन होता है निर्विवाद, पूरी तरह जिसमें विवाद नहीं होता, बिना किसी क्वेश्चन के उठाए, बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई हिचकिचाहट के, निर्विवाद रूप से ये होता है कि 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं और उनके अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है। 4 भौगोलिक क्षेत्रों में देखो कौन कौन सी 18 भाषाएं हैं, भाषा परिवार हैं, भाषाएं नहीं, भाषा परिवार हैं, और उनको प्रमुखता दी जाती है, जो इस प्रकार है। देखो, अब हम पढ़ते हैं। 4 भौगोलिक क्षेत्र तो ये हो गए, ये वाले 4 हैं, और भाषा परिवार ये 18 हैं। तो वो देखते हैं अभी हम। देखो, पहला भौगोलिक क्षेत्र क्या है? यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया, महाद्वीप जो आते हैं, यूरोप और एशिया। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? देखो, भारोपीय यानी भारत और यूरोप की, द्राविड़, काकेसी परिवार, बुरुस्की, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, और ये है 8वां अत्युत्तरी यानी इसको दूसरा नाम है हाइपोसबरी परिवार, 9वां है बास्क परिवार, और 10वां है हामी परिवार। 10वां है सामी हामी परिवार। देखो, यूरोशिया एक भौगोलिक क्षेत्र है यूरोप और एशिया का। उसमें कौन कौन सी भाषा परिवार हैं वो देखो। एक तो हो गया भारोपिया, एक होगा द्राविड़, तीसरा होगा काकेसी, चौथा होगा बुरुस्की, और 5वां होगा उराल अलाई परिवार, और 6ठा होगा चीनी परिवार, 7वां होगा जापानी कोरियाई परिवार, 8वां हो गया अत्युत्तरी या हाइप्स बोरी परिवार, और 9वां होगा बास्क परिवार, 10वां होगा सामी हामी परिवार। ये हैं यूरेशिया परिवार के, यूरेशिया क्षेत्र के। दूसरा है क्षेत्र भौगोलिक वाला अफ्रीका भूखंड, यानी अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से हैं परिवार? देखो,
पहला इसमें 3 दे रखे हैं, देखो एक तो सुदानी परिवार, दूसरा बंतु परिवार और तीसरा है होते तोत बूसरमेन परिवार। तीसरा है प्रशांत महासागरी भूखंड, यानी प्रशांत महासागर है वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन कौन से भाषा परिवार हैं वो देखो। मलय पोलिनेशियाई परिवार, दूसरा है पापुई परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रेलियन परिवार, चौथा है दक्षिणी पूर्व एशियाई परिवार और अमेरिका भूखंड का एक ही परिवार है अमेरिका परिवार। अमेरिका भूखंड में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अमेरिका परिवार हो गया। प्रशांत में 4 ही हैं, मलय पोलिनेशियाई और परिवार और पापुई परिवार और ऑस्ट्रेलियन। प्रशांत महासागर के पास में ही तो पड़ता है, नीचे में जो जैसे हमारा मैप है इंडिया का दक्षिण वाला एरिया, ये प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया परिवार है वो इसी में आता है। अफ्रीका भूखंड में 3 ही हैं, सुदानी, बंतु और होते तोत। बाकी के बचे वो सारे यूरेशिया परिवार में। इन तीनों को याद कर लेना, चौथा अपना आप ही बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देखो। अगला पढ़ेंगे हम भारोपिया परिवार। देखो हमने पढ़ा अभी यूरेशिया में भारोपिया, भारत और यूरोप वाला, तो भारोपिया परिवार पढ़ेंगे हम। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। हमारा हिंदी का तो नंबर बहुत लेट आएगा, पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि भूमिका देखनी पड़ती है। देखो भारोपिया परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परिवार को क्या क्या नाम से जाना जाता है? इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके उपनाम हो गए। हम ऐसे पढ़ते हैं ना आर्य की भाषा थी, तो ये भूल जाते हैं कि भारोपिया को ही आर्य भाषा बोलते हैं। तो भारोपिया परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर सप्तम, और सप्तम का मतलब ये होता है कि सप्तम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। भारोपिया जो परिवार है उसकी कितनी शाखाएं हो गई? 10। और जिन्हें जो 10 शाखाएं हैं उन्हें ध्वनि के आधार पर सप्तम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा गया। देख लो भाई, भारोपिया का नाम याद रखो, उसकी शाखा याद करो और शाखा को किन 2 भागों में बांटा है वो याद करो। सप्तम वर्ग का मतलब होता है भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी। केतुम का हो गया जर्मनाटिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखेरी, हिटाइट और इटालिक। ये 10 भाषाएं होगी, जिसमें सप्तम में 4 आती हैं, केतुम में 6 आती हैं। ये इसका है। यहाँ से कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, कोई कभी एक आध क्वेश्चन आया हुआ है उसमें क्या बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, आरएस में, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं आरएस में, वो लिखवाते हैं ना क्वेश्चन इसके, ऐसे नहीं। तो देखो डॉक्टर गिरेसन ने भारतीय रानी की 3 उप वर्गों का उल्लेख किया है। भारतीय रानी जो भाषा है ये सप्तम वर्ग की, डॉक्टर गिरेसन ने इसका भारतीय रानी को 3 उप वर्गों का उल्लेख किया है कि जो भाषा थी भारतीय रानी वाली उनकी 3 उप वर्ग बना दिए। कौन कौन से? एक तो ईरानी बना दिया, एक दरद बना दिया, एक भारतीय आर्य भाषा बना दिया। है तो भारोपिया परिवार की ना, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अवेस्ता 7वीं सदी ईसा पूर्व। अवेस्ता का अर्थ है शास्त्र है। देखो ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ, यानी प्राचीनतम जहाँ पे हमें उल्लेख मिलता है, जहाँ से हम ये कह सकते हैं ईरानी यहाँ से हमें सबसे पहले मिली, उस ग्रंथ का नाम है अवेस्ता। कब का है? 7वीं सदी ईसा पूर्व का। और इस अवेस्ता का अर्थ क्या है? शास्त्र। यानी जो हम हिंदी में कहते हैं कि हमारे ये पुराने शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, तो ये ईरानी का जो शास्त्र हो उसको हम अवेस्ता कहते हैं। शास्त्रों को ईरानी भाषा में अवेस्ता कहा जाता है। अवेस्ता को बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्ट्रियम भी कहा जाता है। अवेस्ता को बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण, बैक्टीरिया की राजभाषा कौन सी है? अवेस्ता। और इसी कारण प्राचीन जो है बैक्ट्रियम भी कहा जाता है इसको, अवेस्ता को। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं, यानी किसी भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं कुछ लोग। इसमें महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। अब ईरानी भाषा पढ़ रहे हैं तो इसका महाकाव्य कौन सा है? ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य शाहनामा। किसकी रचना है वो? फिरदौसी की।
ईरानी भाषाओं का वंश क्रम निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अब ईरानी भाषाओं के बारे में पूछो तो ईरानी भाषा का जो वृक्ष है भाषाओं वाला, यानी कहाँ से वो पैदा हुई, कितने उसके भाषा हैं, कितनी उपभाषा हैं, कितनी बोलियां हैं, ये सब ईरानी का जो वंश है हम वो एक चार्ट के द्वारा समझेंगे, उसमें कैसे कैसे लिखा हुआ है। देखो ये ईरानी भाषा का चार्ट है। ईरानी भाषा है, ईरानी भाषा को दो भागों में बांटो, एक तो पूर्वी एक पश्चिमी। ईरानी जो भाषा है इसको दो पार्टों में बांट लो, एक ये तो हो गया, एक भाग ये लगा लो पश्चिमी, एक ये हो गया पूर्वी। अब देखो पश्चिमी के कौन कौन सी होगी ईरानी भाषा, जो ईरानी भाषाएं हैं पश्चिमी कौन कौन सी, पश्चिमी ईरानी कौन कौन सी भाषाएं हैं, मीडियन और प्राचीन फारसी, ये दो ही खत्म हो गई यहाँ पे पश्चिमी वाले में, मीडियन और प्राचीन फारसी। पूर्वी की कई भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उपभाषा हैं, वो सब इसमें है। देखो पूर्वी में क्या है, एक तो अवेस्ता है, एक मोगदियन पामिर है। एक तो अवेस्ता है पूर्वी में, अभी हमने पढ़ा था ईरान का प्राचीनतम महाकाव्य जो पढ़ा, राष्ट्रीय महाकाव्य, तो अवेस्ता है। और दूसरा क्या है, ये पूर्वी का है, और दूसरा है मोगदियन पामिर। अब अवेस्ता के कई पार्ट इन्होंने कर रखे हैं। देखो अवेस्ता जो है इनका राष्ट्रीय महाकाव्य, प्राचीनतम बैक्ट्रियम भी कहते हैं अवेस्ता को, ठीक है। तो देखो सॉरी महाकाव्य नहीं है, ये गलती से निकल गया, सॉरी। तो देखो इसमें क्या है, पूर्वी है, ईरानी की दो हो गई, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी में दो भाषाएं होगी, मीडियन और प्राचीन फारसी। पूर्वी की होगी अवेस्ता और मोगदियन। अवेस्ता का अर्थ होता है शास्त्र, यानी पूर्वी जो ईरानी भाषा है उसका शास्त्र अवेस्ता है, और ये बैक्ट्रिया की राजभाषा है, तो इसलिए इसको प्राचीन बैक्ट्रियम भी कहा जाता है। अब जो ये भाषा है राजभाषा, उसकी बैक्ट्रिया की जो राजभाषा है, और ये हमारे वैसे ईरानी में एक शास्त्र माना जाता है। शास्त्र की कितने पार्ट बनाए हुए हैं, देखो वर्गिस्ता, पश्तो, पहलवी, देवारी, बलूची और ओसेटिक, और एक है कुर्दी। इसके 1 2 3 4 5 6 7 पार्टों में बांटी हुई है। देखो जो अवेस्ता है, ये जो शास्त्र है, इसको 4 पार्टों में बांटा हुआ है, वर्गिस्ता, पश्तो, पहलवी, देवारी, बलूची, ओसेटिक और कुर्दी। फिर पहलवी के भी 2 पार्ट बना दिए इन्होंने, पहलवी के 2 पार्ट, हुजवारेस और पाजद, हुजवारेस और पाजद, पाजद और हुजवारेस दोनों को मिलाकर एक हमारी आधुनिक फारसी बन जाती है। हुजावेस और पाजद को मिला के आधुनिक फारसी बन जाती है। देखो दर्द शब्द का अर्थ है होता है पर्वत, हमने पढ़ा था ना अभी, देखो पढ़ा था हमने कि जो भारतीय रानी है उसमें गिरेसन ने इसके 3 उपवर्ग बनाए थे, एक तो ईरानी बनाया था, एक दर्द बनाया था, एक भारतीय भाषाई बनाया था। तो देखो दर्द शब्द का अर्थ होता है पर्वत, इसका प्राचीन नाम पैशाची प्राकृत भी है। दर्द का प्राचीन नाम क्या है, पैशाची प्राकृत। दर्द भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। दर्द भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर का पंजाब है। दर्द उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं कश्मीरी, सीना, चित्राली, काफिर और कोहिस्तानी है। दर्द जो इन्होंने उपवर्ग बनाया था उनकी क्या है, दर्द उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं, एक तो कश्मीर में सीना, चित्रावली, काफिर और कोहिस्तानी, ये जो भाषाएं बोली जाती हैं दर्द उपवर्ग की हैं। आगे वाला हमारा टॉपिक है भारतीय आर्य भाषा, ये हम कल पढ़ेंगे। यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जो हमारी एग्जाम में आते ही आते हैं, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है, ये हम कल पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बता देना। देखो इसमें हम सारे पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और कुछ क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में हो या कुछ और टॉपिक पढ़ाना हो तो वो भी आप बता देना, हम आपकी हेल्प करेंगे। और ये आपको, ये जो पुस्तक है ये आपको नेट में, यूजीसी नेट वाले में लगा लो और एनटीए वाले में लगा लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं आती हैं उसमें ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते।
इसकी हमारी ये दूसरी क्लास है। आगे हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। शुरुआत में मैं थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ ताकि आपका रूटीन बना रहे, थोड़ा सा शुरुआत हो जाए। उसके बाद हम थोड़ा सा और डिटेल से क्या थोड़ा सा और मैटर ले लेंगे। अभी थोड़ी सी छोटी क्लासें ले रहे हैं, और जब आप थोड़ा सा रूटीन में आ जाओगे तो थोड़ी सी बड़ी क्लासें कर लेंगे। बाकी हिंदी में आपको आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप वो भी बताना कमेंट में, हम उसको भी देखेंगे और वो भी पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट में विचार ज़रूर देना। धन्यवाद।